मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 समास, जिसमें हमने समास की परिभाषा और समास के दो भेद किए हैं, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। आज बाकी के बचे हुए समास हम करेंगे। तो कर्मधारय समास है जिस समास पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो जो कर्मधारय समास है उसके अंदर क्या होगा, दोनों पद कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। उसके अंदर या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा या फिर उपमान और उपमेय का। विशेषण और विशेष्य हमने पढ़ा विशेषण वाले चैप्टर में कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। और उपमान और उपमेय होता है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पर जैसे नील कमल है तो नीला कमल, पूर्व पद हो गया नीला, उत्तर पद हो गया कमल। तो यहाँ पर जो कमल है उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो नीला है, तो ये विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया। दूसरा उदाहरण है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर मुख को किसके समान बताया है, चंद्रमा के। तो यहाँ हो गया आपका उपमान और उपमेय। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे नील गाय, नीले रंग की गाय, महाराजा, महान राजा, काली मिर्च, काले रंग की मिर्च या काली है जो मिर्च, महादेव, महान है जो देव। तो यहाँ पर ये क्या हो गए आपके कर्मधारय समास के विशेषण विशेष्य के उदाहरण। उपमान उपमेय के उदाहरण है जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण या चरण रूपी कमल। विद्या धन, विद्या रूपी धन, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। घनश्याम, घन के समान श्याम। फिर है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इस समस्त पद का पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास में जो पहला पद होता है यानी पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होती है, यानी कोई ना कोई संख्या होती है। जैसे त्रिलोक में त्रि यानी 3, सप्तऋषि में 7, नवरत्न में 9, नवरात्र में 9, पंच में 5, चौ में 4, सत में 100। तो इनका विग्रह जब हम करते हैं तो समूह या समाहार लगता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, पंचवटी 5 वटियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, शताब्दी सत यानी 100 वर्षों का समूह। फिर है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास पद के दोनों पद समान स्तर के हों। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों ही पद हैं वो एक समान स्तर के होते हैं, यानी दोनों ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व वहाँ द्वंद्व समास होता है। और जब हम समस्त पद इसका बनाते हैं तब और एवं तथा अथवा योजक का लोप हो जाता है कि जब हम विग्रह करते हैं तो और तथा लग जाता है, और जब विग्रह हम हटा देते नहीं, मतलब समस्त पद बनाते हैं तो ये हट जाते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, दाल रोटी, दाल और रोटी, भला बुरा, भला और बुरा। लास्ट है आपका बहुब्री समास। बहुब्री समास में जिस समस्त पद का पूर्व पद या उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत किया जाता है वहां बहुब्री समास होता है। तो बहुब्री समास में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता, बल्कि किसी अन्य अर्थ की ओर इसका संकेत किया जाता है। जैसे चक्रधर, तो यहाँ पर पूर्व पद हो गया चक्र और उत्तर पद हो गया धर यानी धारण करने वाला। तो यहाँ हो गया चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर तीसरा पद यानी किसकी ओर संकेत किया गया है, श्री कृष्ण की ओर। पीताम्बर, पीले अंबर है जिसके अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके अर्थात ब्रह्मा। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। गजानन, गज का आनन है जिसका अर्थात श्री गणेश जी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने दोनों ही पद को ना मानकर हम किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है बहुब्री में। अंतर है कर्मधारय और बहुब्री में। तो कर्मधारय में बहुत से शब्द हैं जो कर्मधारय और बहुब्री में दोनों में प्रयुक्त होते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं बेटा जो दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन इनको अंतर समझते हैं तो इसका विग्रह का ध्यान देना पड़ता है। इस तरह से देखिए, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का मेल होता है। जैसे कमल नयन यानी कमल और नयन, कमल हो गया उपमान और नयन हो गए उपमेय। और बहुब्री में है किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण की ओर संकेत।
अंतर देखिए, लंबोदर, लंबा उदर यानी लंबा पेट किसी का भी हो सकता है, इसलिए कर्मधारय समास। लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी, यहाँ गणेश जी की ओर संकेत किया गया इसलिए बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीले रंग का कंठ, नीले रंग का कंठ किसका हो सकता है, जैसे मोर का है या किसी और का हो सकता है, तो कर्मधारय समास हो गया। लेकिन नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी, तो हम किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, शिव जी की, इसलिए बहुव्रीहि समास। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर इसी तरह से है कि जो द्विगु समास में है वो पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होती है, और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। और बहुव्रीहि क्या होता है, किसी तीसरे की ओर संकेत करता है कि समस्त पद सारा समस्त विशेषण का काम करता है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर संकेत करता है। जैसे अब इसमें उदाहरण देखो, चतुर्मुख है, 4 मुख का समूह, द्विगु समास हो गया। या फिर हम कहते हैं चतुर्भुज, 4 भुजाएं का समूह, 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज होता है। गणित में, आपके मैथ में वो चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं, 4 कोने जिसके हैं। और चतुर्मुख, चतुर्मुख में हो गया 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ये कौन हो गया आपका, बहुव्रीहि समास। तो 4 मुखों का समूह तो द्विगु समास, और 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। 3 वेणी, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह कर्मधारय समास, और 3 वेणियों नदियों का संगम स्थल प्रयागराज, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, बहुव्रीहि समास हो गया है। ठीक है बेटा, अब है इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, समास से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो समास है परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उदाहरण हो गया इसका राजा का पुत्र, अर्थात राजपुत्र। दूसरा प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। समास के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो समास है उसके 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो इनके उदाहरण हैं, अव्ययी भाव का आजीवन, विग्रह हो गया जीवन भर। तत्पुरुष समास, राजपुत्र, राजा का पुत्र। द्विगु समास, चौराहा, 4 राहों का समाहार। द्वंद्व समास, रात दिन, रात और दिन। कर्मधारय, नीलकमल, नीला है जो कमल। बहुव्रीहि समास, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका, संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास में क्या अंतर है, तो संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में है वो शब्दों का मेल होता है। संधि का संधि विच्छेद होता है, जबकि समास में समस्त पद का विग्रह होता है। ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में स्व उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के साथ में अंतर स्पष्ट करना है। तो बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है तथा दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। तथा जो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का मेल होता है। उदाहरण हो गए इसका, जैसे लंबोदर, लंबा उदर, लंबा पेट है कर्मधारय समास का। और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास का। ठीक है बेटा, तो ये आपके सभी प्रश्न हैं, ये हो चुके हैं। कल हम करेंगे इसकी बाकी की बची हुई एक्सरसाइज। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have revised our third chapter of civics for SA1 examination, and today we revise our fourth chapter named government in the states, कि राज्यों के अंदर सरकार। So let we continue our today's class with the exercise of fourth chapter, and in exercise fill in the blanks is a part. First is dash bills are introduced only in Vidhan Sabha and sent to Vidhan Parishad, कि कौन से बिल हैं जो केवल विधान सभा में ही पारित रखे जाते हैं और बाद में विधान परिषद में भेजे जाते हैं। तो मनी बिल इसका आंसर है। सेकंड है बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउसेज, ठीक है, कि बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, किसी भी हाउस में। थर्ड इज ए डैश इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटर एज ए बिल, कि किसको पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है लेजिस्लेटर में बिल के रूप में, तो लॉ है, किसी कानून को ही हम बिल कहते हैं। आवर फोर्थ इज डैश और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकेंड हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर,
कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या दूसरा इसका क्या नाम है जो सेकंड हाउस है लेजिस्लेटर का, तो आंसर है विधान परिषद। अब फिफ्थ है द मेंबर ऑफ द हाउस स्टे इन ऑफिस फॉर डैश ईयर्स एंड एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ इट मेंबर्स रिटायर। कि कौन सा हाउस है, मतलब कि मेंबर किसी हाउस के मेंबर कितने साल तक रहते हैं और प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो इसका आंसर है 6 ईयर तक। और ये कौन सा हाउस है, ये विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य 6 साल तक रहते हैं और प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज each term of Vidhan Sabha lasts 5 years but the governor can dissolve it before the end of his term। कि प्रत्येक विधानसभा 5 साल की होती है लेकिन गवर्नर इसको भंग कर सकता है। दिस इज ट्रू। सेकेंड इज द विधान सभा meets at least twice a year and the interval between 2 sessions cannot be more than 6 months। कि विधानसभा की मीटिंग साल में 2 बार होती है और जो इंटरवल होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकेंड हाउस ऑफ लेजिस्लेटर, ये हमने फिलअप में भी किया है, ट्रू। फोर्थ इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर इज नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा। की जो लोअर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेटर का उसको लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। Fifth is member of Vidhan Sabha are directly elected by the people are called member of Legislative Assembly MLA। कि जो विधानसभा के मेंबर हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा और उनको MLA कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सिक्स्थ इज द स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द विधान सभा, ही इज असिस्टेड बाय द डिप्टी स्पीकर। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। Our C point is name the following. The person had the state judiciary. Answer is Chief Justice of High Court. Second, the head of the state's governor. Third, the leader of the party which wins the majority of seat in the state election, Chief Minister. The lower house of the state legislature, Vidhan Sabha. The presiding officer of the Vidhan Sabha, Speaker. Now we do the short question answer of this chapter. What are the 3 organs of the government? Legislature, executive and judiciary. Our second question is what are the 3 levels of government in India? कि भारत के अंदर 3 लेवल, ये तो बेटा ऑर्गन्स हैं, ये तो इसके अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये लेवल पूछ रहा है, स्तर पूछ रहा है। ठीक है, आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। की 3 इसके लेवल होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है हु इज गवर्नर, तो इसका आंसर भी हम बुक से ही करेंगे। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कि गवर्नर जो होता है वो स्टेट का हेड होता है और उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसकी एडवाइस पे, केंद्र सरकार की एडवाइस पे, एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज स्पीकर। सो आंसर इज द स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द विधान सभा। कि जो स्पीकर होता है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है विधान सभा का। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी बिल। Answer is money bills deal with financial matter and can only be introduced in the lower house। कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल मैटर को हैंडल करता है और इसको सिर्फ लोअर हाउस में, लोअर हाउस मतलब विधानसभा में ही इसको पेश किया जाता है, जैसे स्टेट बजट, राज्य का जो बजट होता है वो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए लॉ। सो आंसर इज law is a set of rules decided by a particular state meant for a purpose of keeping the peace and security of society। कि law ऐसा सेट होता है रूल्स का जो किसी स्टेट के अंदर, जो किसी स्टेट के पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉर ए पर्पज ऑफ कीपिंग, कि ये किसी राज्य के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए
जरूरी होता है। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज हाउ डज द गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल्स, कि हमारी जो सरकार है वो 3 फंक्शंस के मतलब कि 3 लेवल्स के ऊपर कैसे काम करती है। तो द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर, कि भारत के अंदर 3 लेवल सरकार के, फर्स्ट द यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ईच लेवल हैज़ डिवाइडेड इन 3 ब्रांचेज, और प्रत्येक लेवल को 3 ब्रांचेज में बांटा गया है काम के लिए। फर्स्ट है लेजिस्लेटर टू मेक लॉज, सेकंड है एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉ, थर्ड है जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द लॉ, कि लॉ बनाने के लिए, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और लॉज की प्रोटेक्ट करने के लिए 3 ब्रांचेस बनाई गई है। 3 लेवल पे जो सरकार है उन तीनों लेवल की सरकारों के अंदर 3 ब्रांच बनाई गई है, तो वो काम को करती हैं। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। सो आंसर इज क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शी मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर ओल्ड, कि वो 35 साल का होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट नॉर बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, कि ना तो वो किसी प्रॉफिट के पद पे होना चाहिए और ना ही पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर का सदस्य होना चाहिए। मस्ट नॉट बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ विच ही शी इज़ अपॉइंटेड एज गवर्नर, और ना ही जरूरी नहीं है कि वो उसी राज्य का हो जहाँ पे वो अपॉइंट किया गया है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर लॉज मेड, कि लॉ कैसे बनाए जाते हैं, नियम कैसे बनाए जाते हैं। आंसर इज ए लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटर एज ए बिल, कि सबसे पहले लॉ को बिल के रूप में लेजिस्लेटर में, विधायिका में पेश किया जाता है। द बिल इज दैन डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड वोटेड बाय द लेजिस्लेटर, फिर उसके ऊपर डिस्कस होता है, डिबेट होती है और वोट किया जाता है। बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटर हैव टू बी साइंड बाय द गवर्नर टू बिकेम ए लॉ और एक्ट, और जब उसके दोनों ही सदनों में वो पास हो जाता है तो वो गवर्नर के पास भेज दिया जाता है साइन के लिए, और फिर वो लॉ बन जाता है। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में हमें अंतर बताना है। आंसर इज मनी बिल डील्स विद फाइनेंशियल मैटर्स एंड कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द विधानसभा। एग्जाम्पल है स्टेट बजट, कि मनी बिल क्या होता है, सिर्फ फाइनेंशियल, मतलब कि ये फाइनेंशियल मैटर से डील करता है और ये सिर्फ विधानसभा में ही पास, मतलब कि इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसको विधानसभा में ही रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्टेट बजट। सेकंड है ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, की ऑर्डिनरी बिल को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इफ द बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज देन इट इज सेंट टू द गवर्नर, और जब ये दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो इसको गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट ए नोट ऑन विधान परिषद, की विधान परिषद के ऊपर हमें नोट लिखना है। विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकेंड हाउस, ठीक है, ये सेकेंड हाउस है, एंड परमानेंट हाउस ऑफ लेजिस्लेटर, परमानेंट है। द मेंबर आर नोन एज MLCs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, की मेंबर MLCs के नाम से या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाने जाते हैं। इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। द टेन्यूर ऑफ विधान परिषद इज 6 ईयर एंड एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ इट मेंबर रिटायर, कि जो टेन्यूर होता है, जो कार्यकाल होता है विधान परिषद का, वो 6 साल का होता है, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन विधानसभा, विधानसभा के ऊपर एक नोट लिखना है। द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर इज नोन एज विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, की जो लोअर हाउस होता है उसको विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। द मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर को MLA या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। द टेन्यूर इज 5 ईयर्स, कार्यकाल 5 साल का होता है। द स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा, और जो स्पीकर होता है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है विधानसभा का। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिविक्स इन योर रिविजन वर्क।
Revise it for your S7 examination. Thank you. Have a nice day. Morning students, this is for class 7th. Students, as you all know, we are doing our revision portion and today's our topic is chapter 4, articles. Now let's start with the articles. In previous video we completed with the pronoun chapter of revision. Now let's start with it. First of all, I will tell you what are definite articles and what are indefinite articles. First of all, a and the are the articles. These articles we will categorize into the definite articles and indefinite articles. So a and are indefinite articles, and they generally do not point to a particular person or things. They are general, they are referred to a singular countable noun. For an example is Tanya is eating an apricot. Now the is the definite article. It points to a particular person or specific thing. For example, here the is the definite the is used to point out a particular person or a specific thing. It can be used for both singular or plural. Now I will tell you the some rules regarding indefinite articles and indefinite articles. As you all know, a and is used for indefinite articles. First is articles a or and are used with a noun that is not particular but it is general. They are also used with singular countable nouns. We use a before a noun beginning with a consonant alphabet. Students, as you all know, a word is used with consonant alphabets and also before noun. जब नाउन की बिगनिंग होती है उससे हम ए वर्ड यूज़ करते हैं, ए इंडेफिनाइट आर्टिकल यूज़ करते हैं for singular and countable nouns. For example, you can see here a flower, a peacock. And an is used before a noun with a vowel sound. Vowel sound words होते हैं 5 words, as you all know. A, E, I, O, U are the vowel sound words, and with these noun we are going to use we are going to use an. You can see next point. Some words begin with consonant alphabet that is silent and vowel sound can be heard. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं लेकिन उनके आगे हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे साइलेंट होते हैं और कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट वोवल साउंड वर्ड्स की आवाज़ आती है तो उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एन. फॉर एन एग्जाम्पल, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, an honorable woman. These are the words in which H is silent. In all the 3 words we are going to use an because the sound comes vowel sound आ रही है इसमें हम क्या करेंगे, that's why we are going to use an. Next point is some words begin with a vowel in writing but begin with a consonant sound in speech. Article A is used with such words. For an example, a useful person. A useful person is the example of vowel in writing. A euro, a university student, a 1 rupee note. इन सब के साथ हम क्या, some words are used with a consonant sound in speech. For an example, you can see here a useful person, a euro, a university student, a 1 rupee note. Okay students, now D is we use articles a and an before degrees and titles. किसी डिग्री या टाइटल के आगे भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अ PhD, एन MA, एन SP, अ पद्मश्री. E rule is on the next page.
E is we use articles a and an when we speak of a profession for a post. For example, a doctor, an engineer, a writer, an editor. We use articles a and an when we speak of nationalities and religions. For example, an Indian, Japanese, a Hindu, a Catholic. We use the article a with nouns that denote a class, kind of species. For example, a seahorse is a water animal. An octopus has 8 arms. Students, I am reading these rules for you so that you are because you on your own you are not reading all the rules. I am reading just because of you all. We use articles a and an with the rates and numerals to indicate one. For an example, 20 rupees a dozen, 100 miles an hour, 50 rupees a month. We use the article a before these words to express a certain quantity. For examples, a dozen, a quarter, a few, a thousand, etc. Now next we are having the rules regarding definite articles, and definite articles are when a particular person or thing is referred to. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं तब हम यूज़ करते हैं द. एंड विद कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक, जो यूनिक हैं. और जो यूनिक क्या होता है, जो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं कि उन जैसा और कोई नहीं है, उन्हें हम यूनिक कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल द सन. सन अब हमारे पास एक ही है, सन के जैसा और कुछ नहीं हो सकता. हेयर वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ रूल्स ऑफ द. वी यूज़ द विद कॉमन नाउन, इट रेफर्स टू द होल क्लास. जब वो पूरे ग्रुप को डोनेट करता है तो उसके साथ भी हम द वर्ड यूज़ करते हैं. लाइक दिस व्हेन वी आर कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम द वर्ड यूज़, द आर्टिकल यूज़ करते हैं. When we donate a particular name of the things or the person, then also we are using the. Like musical instrument, religious text and epics के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जो particular name given होता है उनके साथ, तो उन्हें हम the word article से denote करते हैं. Okay students, I hope you understand these rules and read these rules. This is very useful for you all. Okay students, thank you everyone. I hope you understand the use of the and a or an. Thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, nowadays we are doing our revision part for class 7th. So we are just going to start the 7th chapter for revision question answer. Let's start. सो स्टूडेंट, आज जो है 7th चैप्टर का हम द डैफोडिल्स के जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. जैसे कि डैफोडिल्स आपने ये चैप्टर पढ़ाया है, ये एक पोएम है जिसमें पोएट ने अपनी जर्नी के बारे में बताया है कि वो कैसे कंट्री साइड और इंग्लैंड के घूमने गए थे. तो विलियम वर्डवर्थ है जो उन्होंने इसमें डैफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं उसके बारे में बहुत ही सुंदरता से एक्सप्लेन किया है कि डैफोडिल्स जो है उस वैली में किस तरह से दिखते हैं. सो जस्ट सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So student, let us see the question answer of this chapter. See the question number 1. Where did the poet see the daffodils? What were they doing? पोएट ने डैफोडिल्स को कहाँ देखा और वो क्या कर रहे थे? Answer of this question. Now, answer of this question is the poet saw the daffodils in the countryside of England, on the lakeside during one of his trip to the hills. कि पोएट ने जो है डैफोडिल्स को कंट्री साइड में देखा इंग्लैंड के, जो कि लेक के साथ साथ उगे हुए थे. और ये चीज़ उन्होंने तब देखी जब वो अपनी एक जो है ट्रिप में जा रहे थे हिल एरिया. Now see the question number 2. What does the poet compare the daffodils to?
यानी कि पोएट ने डैफोडिल्स को किस चीज से कंपेयर किया, उसकी तुलना किस चीज से की। आंसर देखिए इसका, द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। डैफोडिल्स को जो है पोएट ने ये कंपेयर किया है कि उनको कंपेयर किया है किससे, स्टार्स के साथ। जैसे स्टार्स जो है शाइन करते हैं और चमकते हैं मिल्की वे में। मिल्की वे कौन सी चीज होती है, जो मिल्की वे एक ऐसा वे है जिसमें लाखों करोड़ों में अरबों जो है स्टार्स चमकते हैं और एक ऐसा वे बन जाता है उन चमकते हुए सितारों से, जैसे ऐसे लगता है जैसे कि वो मिल्की वे हो। तो सेम जो है उन्होंने डैफोडिल्स को कंपेयर किया है। Now, see the question number 3. How many daffodils did the poet see at a glance? यानी कि डैफोडिल्स कितने देखे पोएट ने जो है एक ग्लैंस से, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, द पोएट सॉ 10,000 डैफोडिल्स एट अ ग्लैंस। यानी कि एक जो रो में डैफोडिल्स जो खड़े हुए थे वो कितने थे, 10,000 डैफोडिल्स थे। ये इसका आंसर है। अब नंबर क्वेश्चन 4 देखिए, हाउ डिड द डैफोडिल्स आउट डू द स्पार्कलिंग वेव्स। यानी कि जो डैफोडिल्स हैं वो किस तरह से स्पार्कलिंग वेव्स करते थे। अब इसका आंसर देखिए, द डैफोडिल्स आउट टू द स्पार्कलिंग वेव्स लाइक इन घी एंड दे वेव बिसाइड them dance to an even poet could not able to compare to be gay due to their चॉकलेट कंपनी। यानी कि जो है डैफोडिल्स जो थे वो स्पार्कलिंग वेव्स यानी कि आपस में लहरा रहे थे और एक बहुत ही लंबी कतार थी जिसको कि वो जो है डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, और वो इस तरह से एक दूसरे की तरफ हवा के झोंकों से झूम रहे थे जिससे कि ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं। तो पोएट जो है उसको इसकी इस खुशी को जो है कंपेयर में नहीं बता सकता था कि वो कैसे एक दूसरे को इस तरह से मूवमेंट करके अपनी जो है फीलिंग्स शो कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन द पोएट ले ऑन हिज कोच इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। अब क्या कहता है यहाँ पे कि पोएट को कैसा फील होता है जब वो अपने कोच में बैठते हैं खाली, यानी कि उस टाइम उसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं होता है, और एक पेंसिव मोड में यानी कि बिल्कुल ऐसे मूड जब वो कुछ सोचना चाहते हों। तो इसका आंसर देखिए, when the poet lay on his couch in vacant or in pensive mood, the daffodils flash upon his eye and it make him happy in his loneliness, and then his heart feels pleasure and dance with the daffodils। यानी कि जब पोएट बिल्कुल अकेले शांत और कोच में बैठे होते हैं, जब उनका बिल्कुल मन शांत होता है तो उस वक्त जो है वो डैफोडिल्स जो उन्होंने लेक में देखे थे वो उनके जो है आईज के अंदर फ्लैश होते हैं, यानी कि आंखों के सामने वो दृश्य आ जाता है और वो ये इस चीज को उन्हें खुशी महसूस करते हैं और उनकी जो लोनलीनेस है उस चीज को भी वो दृश्य जो है उसको दूर कर देते हैं। एंड उसके बाद उसके जो है हृदय में एक प्लेजर खुशी दौड़ जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे जो है बहुत सारे डैफोडिल्स बल्क में एक साथ डांस कर रहे हों, और वो चीज पोएट को बहुत ही अच्छी लगती है। सो स्टूडेंट आपको करना क्या है, एज यूजुअल आपको जो वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello student, I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK. Today we revise chapter number 25 of class 7. So let's start. Student, chapter number 25 is Poetry Corner. In this chapter some poetry stanzas are given. You have to identify the writer or the poet of that particular poem. Means आपको एक स्टेंजा given है
उसके आपको पोएट का नेम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो स्टूडेंट जो ये हमारा नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम है इंडिया का राष्ट्रीय गान, तो ये किसने राइट किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इसके पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। स्टूडेंट इसका एक ड्यूरेशन होता है कि 52 सेकेंड्स में इसको कंप्लीट करना होता है और ये कभी भी किसी छत के नीचे नहीं गया, मीन्स खुले मैदान में इसको खड़े होके आपको संग करना है, मीन्स गाना है। और मोस्ट ऑफ द स्कूलों में तो ये डेली ही संग किया जाता है, राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम। और कोई भी नेशनल जो फेस्टिवल होता है उसमें राष्ट्रीय गान को हमेशा संग किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हु हैज सीन द विंड नाइदर आई एंड नॉर यू बट व्हेन द लीव्स हैंगिंग ट्रेवलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। तो जो हवा वैसे तो हवा को किसी ने नहीं देखा, बट इसमें एक आ गया कि जब पत्ते हिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से जो विंड है वो क्रॉस हो रही है। इसको वाइंड भी बोलते हैं समटाइम, जो प्रोनाउंस इसको विंड भी करते हैं। तो एज यू विश, विंड और वाइंड। तो यहाँ पे इसके जो पोएट है वो कौन है? कृष्णा रोस्त्री। नाउ नेक्स्ट वन इज आई वंडर लोनली एज द क्लाउड द फ्लोट ऑन हाई ओवर the floats on high over vales and hills when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. स्टूडेंट ये भी एक पोएम है, उसका स्टैंजा है। तो ये किसने राइट की थी? विलियम वर्ड्सवर्थ। स्टूडेंट आप अगर आपके पास टाइम है तो आप इस जो पोएट है इनकी बायोग्राफी रीड करना, ये बहुत ही अच्छे पोएट थे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द वुड आर लवली डार्क एंड deep but I have promised to keep miles to go before I sleep and miles go before I sleep. तो ये किसने राइट की थी ये पोएम? रस्किन बॉन्ड ने। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज द नेशनल पैट्रियोटिक सॉन्ग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन, मन समझो वहीं हमें भी दिल जहां है हमारा। तो स्टूडेंट ये एक नेशनल पैट्रियोटिक सॉन्ग है और ये किसने राइट किया था? मोहम्मद इकबाल ने। तो स्टूडेंट आपके पास ये 5 स्टैंडर्ड्स गिवन है, इनके पोएट के नेम आपको लर्न करने हैं, आप इसे एग्जाम में आस्क कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer and today's my topic is MS Excel. So let's revise MS Excel. Okay. Our first question is what is MS Excel? MS Excel is an application software that is used to making record of relative data. जो सेम डेटा होता है उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी शीट, बैलेंस शीट, लाइक दैट। ओके, तो स्टूडेंट MS एक्सेल की स्क्रीन हम ओपन करते हैं वही प्रोसेस है जैसे कि वर्ड को ओपन करते हैं, और प्रोग्राम एसेसरीज ऐसे MS ऑफिस में जाके यही प्रोसेस है। और जब आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी, उसमें एक टेबल टाइप में जो कहते हैं ना ग्रिड लाइन में आपको फॉर्म मिलेगी इस तरह से रो और कॉलम में। इसके कंपोनेंट कौन कौन से MS एक्सेल के? फर्स्ट वन इज रो, कॉलम, सेल, वर्कबुक एंड वर्कशीट। दैट आर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट। स्टूडेंट जो ये बॉक्स है इसमें जो वर्टिकल बॉक्स है इसको बोलते हैं हम कॉलम, एंड जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स है इस तरह से ये क्या है? हमारी रो। और जो एक कंप्लीट एक छोटा बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सेल, मीन्स जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो क्या है? हमारा सेल। इस कंप्लीट सीट को बोलेंगे वर्कशीट। बट हमारे पास आपने देखा होगा जब स्क्रीन ओपन करते हैं तो वर्कशीट 1, 2, 3 इस तरह से बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। इन सभी वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वर्क बुक। ओके, नाउ वी डिफाइन रो, कॉलम, सेल, वर्कबुक एंड वर्कशीट। आवर फर्स्ट वन इज रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। टोटल रो कितनी होती हैं? 10,48,576। स्टूडेंट जो ये इनकी संख्या है वो अकॉर्डिंग टू वर्जन अलग अलग होती हैं। तो जो 7 का वर्जन है उसमें क्या होता है? 10,48,576।
नेक्स्ट वन इज कॉलम. वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम. जो वर्टिकल होती है वो कॉलम होती है. ये होते हैं 256. वैसे तो ये रोमन लैंग्वेज में लिखे होते हैं ABCD अप टू, फिर बट काउंटिंग में 256 होते हैं. सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड. जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल. मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था. वर्कशीट वर्किंग एरिया होता है, वो क्या होता है? वर्कशीट जहाँ पे हम वर्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टाइपिंग वगैरह करेंगे तो ये हमारा वर्किंग एरिया है, दैट इज वर्कशीट. एंड कलेक्शन ऑफ वर्कबुक इज वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक. वर्कबुक क्या होती है? जो मैनी वर्कशीट होती है उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज, आप MS एक्सेल में कोई भी फाइल सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन होता है .exe. फॉर एग्जांपल आपके फाइल फोल्डर में बहुत सारी फाइल है, आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी एक्सेल की कौन सी वर्ड की, तो आप चेक करेंगे जिसके पीछे exe है इट मीन्स वो एक्सेल की फाइल है. जिसके पीछे DOC है वो क्या हो जाएगी? वर्ड की फाइल, डॉक्यूमेंट. विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस 2019. जो वर्जन है वो MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है. और MS एक्सेल में इस तरह का फिल इन द ब्लैक्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक सेपरेट शीट प्रोग्राम है या एक वर्ड प्रोसेसर है. अगर यहाँ पे MS वर्ड होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? वर्ड प्रोसेसर. एक्सेल है तो स्प्रेडशीट. अगर नोटपैड होता तो टेक्स्ट एडिटर. तो ये अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, अपने वर्क के अकॉर्डिंग. एप्लीकेशन क्या मीन्स कहाँ कहाँ ये यूज होता है? रिकॉर्ड बनाने में, टाइम टेबल, सैलरी शीट्स, बैलेंस शीट्स, रिपोर्ट कार्ड, चार्ट ऑफ रिकॉर्ड एनी डेटा. मीन्स कोई भी डेटा आपके पास उसको विद चार्ट आप इसमें रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं MS एक्सेल में. और टेबलर रिकॉर्ड ऑफ एनी डेटा मीन्स कोई, लास्ट में यही है कि जैसे कि आपके पास क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि किसी भी डेटा का टेबल में रिकॉर्ड बनाने के लिए हम MS एक्सेल का यूज करते हैं. ओके. तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन थे जो MS एक्सेल से रिलेटेड थे. आपको इनको रिवाइज करना है एग्जाम के लिए. और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देखें. MS एक्सेल को ओपन करके कोई भी टेबल बना के देखें, टाइम टेबल वगैरह की. ठीक है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning, dear 7th class student. Chapter 2 review exercise is going on. So let's start from question number 7. Now, question number 7. Find the product. हमें प्रोडक्ट करना है. जो कैंसिल होते हैं हम उनको कैंसिल करेंगे, बाकी हम मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे. तो देखो 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, 13 1 जा 13 and 13 2 जा 26. तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 है तो 1 अपॉन में 2 2 जा 4. नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 25 अपॉन में 3 इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 3. अब देखो इसमें कोई कैंसिल हो रहा है. 25 से 3 कैंसिल नहीं हो सकता, मतलब मीन्स कि आपस में एक दूसरे से कट नहीं सकते हैं. तो हम इनके डायरेक्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 25 जो होता है 625 और 3 3 जो होता है हमारा 9. तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट. एंड द थर्ड पार्ट करते हैं अब इसका. थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 1 अपॉन 5 इज मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 16. अब देखो मिक्स्ड है, मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16. तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 अपॉन में 5 is multiply by 10 upon में 16. So 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 16 से 16 कैंसिल. तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिनोमिनेटर में क्या है? 1. वो हमें राइट करने की जरूरत नहीं होती है. तो इसी तरह से आप नेक्स्ट पार्ट भी सोल्व कर लोगे. फोर्थ पार्ट है उसमें भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड को आप कन्वर्ट कर लेना इम्प्रॉपर में. तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? 1 3 by 4 is multiply by 2 1 by 6. ये दिया हुआ है. 4 1 जा 4 और 4 प्लस 3 हो जाएगा 7. 7 अपॉन में 4 हो गया. मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 और 12 प्लस 1 होता है 13. 13 अपॉन में 6. तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे. मल्टीप्लाई करके इसका आंसर राइट कर दोगे. तो कर तो कुछ रहा नहीं है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके इसका क्या करना है? हमें आंसर राइट करना है. तो अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7 मल्टीप्लाई बाय 13 है. मीन्स की 13 7 जा क्या होता है हमारे पास? 91 अपॉन में 4 6 जा
24। अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो हम इसको एज इट इज ही रखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया 19/24। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड, आपको डिवाइड करना है। देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5/13 इज डिवाइडेड बाय 15। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं तो वन फ्रैक्शन का हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। जहां कुछ नहीं है वहां हम कंसिडर करते हैं 1 है, तो हम इस रेसिप्रोकल, इसका जो फ्रैक्शन है हमारे पास, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको हम राइट करेंगे इस तरह से, 5/13 इज मल्टीप्लाई बाय 1/15। ठीक है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया है। अब इसको जो कटते काट देते, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। अब न्यूमिनेटर में क्या है हमारे पास 1, डिनोमिनेटर में 13 3 जा 39। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट हमारा 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा 10/17 इज डिवाइडेड बाय 25। जहां कुछ नहीं है वहां 1 कंसिडर कर लिया। सेम पैटर्न है हमारा, तो हो जाएगा 10/17 इज मल्टीप्लाई बाय 1/25 हो जाएगा हमारे पास। अब कैंसिल आउट करते हैं, तो मैं 5 की टेबल से इनको करती हूँ, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है, 2 से 17 नहीं हो सकता है ना, 2 से 5 हो सकता है। तो अब हम इनकी कर देते हैं प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 अपॉन में 17 5 जा कितना होता है हमारा 85 हो जाता है। तो ये हमने राइट कर दिया है। तो ये आ गया आंसर 2/85। सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का ही थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9/19 इज डिवाइडेड बाय 27/38। अब देखो रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लाई से रिप्लेस करने के लिए, तो करते हैं 9/19 इज मल्टीप्लाई बाय 38/27। सो अब इसको कर दो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। तो आंसर क्या आ गया, 1 2 जा 2 और डिनोमिनेटर में 1 3 जा 3। तो आंसर आ गया हमारे पास इसका 2/3 आंसर आ गया है। अब इसमें एक लास्ट पार्ट और रहता है, वो भी कर लेते हैं, वो हमारा मिक्स्ड नंबर में है। चलो उसको भी करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 2/7 इज डिवाइडेड बाय 7/32। अब देखो पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 7 1 जा 7 और 7 + 2 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/7। अब डिवाइड है, इसको रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई से, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो 32/7 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है, 9 से 7 ना है तो 9 को कर पा रहा है, ना ही 7 से 32 हो रहा है। तो अब हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से हम 32 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 का 8 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 27 में 1 ऐड किया था 28, 288 हो गया है हमारा। और 7 7 जा कितना होता है 49। तो ये हो गया हमारे पास 288/49। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास सिंप्लीफाई। 9 जो है वो हमारा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सिंप्लीफाई का जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 2/9 इज डिवाइडेड बाय 3/5 डिवाइडेड बाय 6/5 ऑफ 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/50। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो डिवाइड को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, तो 2/9 मल्टीप्लाई बाय 5/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6/5 मल्टीप्लाई में, सारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 15 5 जा हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं यहीं पे, 3 1 जा और 3 5 जा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/25, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको करते हैं, 2 5 जा 10 है हमारे पास, तो ये ऑफ में था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 9 3 जा 27। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 6 25 होगा। इसका हमें करना है रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा
125 अपोन में 6 2 जा 12। अब इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करते हुए 2 5 जा और 2 6 जा। अब ये किसी से नहीं जा रहे, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 125 की 5 जा से करेंगे तो 625 अपोन में 27 के 6 से करेंगे तो 162 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रेसिप्रोकल किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। सो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अब हम इसका। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 13 अपॉन में 4 माइनस 3 बाय में 4 इज डिवाइडेड बाय 17 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर तो हमारा पहले ब्रैकेट सोल्व करते तो हमने देखा 4 डिनोमिनेटर में सेम है, तो 13 में से 3 गया, 10 अपॉन में 4 आ जाएगा। ये तो 10 अपॉन में 4 हो गया, इज डिवाइडेड बाय। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये एलसीएम आ जाएगा 18। यहाँ पे 18 एलसीएम आ गया, 9 से हम डिवाइड करवा रहे तो 9 2 जा और 17 2 जा 34 माइनस 2 से हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन में 4 इज डिवाइडेड बाय 34 में से 9 लेस करें 25 अपॉन में 18 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका कर देते हैं हम रेसिप्रोकल। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 10 अपॉन में 4 इज मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन में 25। तो ये अब हम कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, 2 जा और ये 5 जा पे। अब ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 18 2 जा 36 अपॉन में 5 4 जा 20। अब मैं इसको और आगे भी कैंसिल कर सकती हूँ, 4 9 जा 36 एंड 4 5 जा 20। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 9 अपॉन 5। तो लास्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास 9 अपॉन 5। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो है 1 to 9 कंप्लीट हो गए रिव्यू एक्सरसाइज के। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। A very delightful morning to all my dear students of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our Essay 1 syllabus exam preparation. So student, to continue that, I am going to discuss the short question answer of chapter 5 with you in today's video. So let's get started our today's class. Student, we are going to discuss the short question answer of chapter 5. So student, here first question is related to the neutralization reaction. As you know that this chapter is related to the acid base and solvent neutralization reaction. It takes place when acid gets reacts with base. जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोसेस होता है उसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द सॉल्ट को बनाने के लिए। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द, उस रिएक्शन को स्टूडेंट हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एग्जांपल है 2NaOH। OH जिसमें आता है, मैंने आपको बताया था, वो हाइड्रोक्साइड का होता है एंड प्लस में वो जो सॉल्यूशन है वो स्टूडेंट बेसिक सॉल्यूशन होता है। H2SO4 जिसमें हाइड्रोजन स्टार्टिंग में लग जाता है, वो हमारा सल्फरिक एसिड्स होते हैं। H2SO4 जो है हमारा सल्फरिक एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं तो स्टूडेंट देखिए सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ओके, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट फॉर्म कर रहे हैं। सोडियम सल्फेट जो है हमारा क्या है, ये सॉल्ट है और ये वाटर इसमें से रिलीज हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड विद व्हाट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और इंडिकेटर। वो सब्सटेंस जिनका यूज करके हम ये टेस्ट करते हैं कि वो जो मटेरियल है या सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसका नेचर, केमिकल नेचर क्या है। सो दैट आर नोन एज द एसिड बेस इंडिकेटर्स, और हम उन्हें इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स लिटमस पेपर, pH पेपर, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, all these are the examples of the indicator. Now question number 3 is write the chemical formula for
आपको इसके बारे में केमिकल फार्मूला लिखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है H2SO4। फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सारे एल्कलीज बेस होते हैं बट जितने भी हमारे बेस होते हैं वो सारे एल्कलीज नहीं होते हैं। यस स्टूडेंट, आपको कमेंट करके ये बताना है। तो देखिए क्या होता है, यू नो दैट बेसिस आर एल्कलीज। बेसिस सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते बट एल्कलीज सारे बेसिस होते हैं, बिकॉज जनरली हमें क्या पता है कि दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। बेसिस में भी आइदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। बेसिस टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो वाटर में सॉल्युबल होंगे या फिर इनसॉल्युबल होंगे। एंड एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वो बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं, दे आर नोन एज द एल्कलीज, वी कॉल देम एल्कालीज। तो हम उन्हें एल्काली बोलते हैं। सो ऑल एल्कलीज कैन बी बेस, इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे जो एल्कलीज हैं वो बेस हो सकते हैं बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस। आपको एसिड और बेस के बीच में डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। सी एसिड्स एंड बेस, वी हैव डिवाइड द पार्ट इनटू 2। द फर्स्ट वन इज अबाउट एसिड्स। देखिए एसिड्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर सॉवर इन टेस्ट एंड कॉरोसिव इन नेचर। वो सब्सटेंस जो टेस्ट में सॉवर होते हैं, खट्टे होते हैं, एंड कॉरोसिव, जल्दी से उनकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जंग लग जाता है। सो दे आर नोन एज द एसिड्स। दे टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड, और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। बट बेसिस आर द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच। बट सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट मीन्स टेस्ट करते हैं तो कड़वा कड़वा लगता है, बट अगर फील उनका कैसा होता है, टच करने पे वो स्लिपरी टच देते हैं, हाथ से फिसलते हैं। एंड प्लस में सॉपी सॉल्यूशन, मतलब आपने जैसे सोप देखा है लाइक दैट, वो उस तरीके से स्लिपरी होते हैं। सो दे आर नोन एज द बेसिस, उन्हें हम बेस बोलते हैं। एंड दे टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू, और वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ऑल दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 5 वी हैव डन इट। नाउ वी विल डू 1 or 2 लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस। Now student, we will do the long questions of this chapter. See, here is the long question answer of the chapter 5 that you are given 3 material in the form of solution. आपको solution की form में 3 material दे दिए गए हैं, citric acid, magnesium hydroxide and sodium sulfate. अब now क्या करना है, देखिए by using purple cabbage solution. Only आपको क्या indicator दिया हुआ है, purple cabbage solution. How will you classify the given substance as acidic, basic and neutral? Now आपको पर्पल कैबेज सॉल्यूशन की हेल्प से ये बताना है विच ऑफ दिस मटेरियल इज एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट इन नेचर। सी देखिए क्या होता है, पर्पल कैबेज सॉल्यूशन इज एन नेचुरल इंडिकेटर। जो हमारा पर्पल कैबेज सॉल्यूशन है हमारे पास सॉरी, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट टर्न्स सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन इनटू रेडिश पिंक विच शोज दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक। जब सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन उसको रेडिश पिंक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जब हम रेड कैबेज सॉल्यूशन को सिट्रिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे, इट विल टर्न इनटू रेडिश पिंक कलर, देन इट शोज दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट होने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। नाउ नेक्स्ट इज इट टर्न मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनटू ग्रीन और येलो विच इज इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। अगर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ग्रीन येलो में कन्वर्ट कर देता है तो इससे ये प्रूफ होता है दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। इफ वी मिक्स द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद रेड कैबेज पर्पल कैबेज सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन विल टर्न इनटू ग्रीन और येलोइश। वो ग्रीन और येलोइश कलर में टर्न हो जाएगा, देन वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो हम उस सब्सटेंस का, उस सॉल्यूशन का बता सकते हैं कि वो केमिकली नेचर जो है वो कैसा है, उसका बेसिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट शोज द पर्पल कलर व्हेन एडेड टू सोडियम सल्फेट which is a salt which is neutral in nature. If we mix the sodium sulfate with the purple cabbage solution, तो वो उसको पर्पल कलर में ही रखेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम सल्फेट जो है वो कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है, एंड
जब कलर चेंज ही नहीं हो रहा तो इट मीन्स वो न्यूट्रल है, नो इफेक्टिव, वी कैन सी द कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, सो वी कैन से दैट द न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल इन नेचर. Okay, that's all for today's content, student. You have to revise this all content for your essay 1 preparation. Take care. Goodbye.